हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है? ये सब्जेक्ट ज़्यादातर मैनेजमेंट के स्टूडेंट को होता है जो कि BBA, MBA और BCA में मैनेजमेंट से कर रहे हैं। तो ग्रेजुएशन में और PG में होता है ये सब्जेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैन बी डिफाइन एज द अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बोथ इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप विथ देयर ऑक्यर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ह्यूमन जब एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है तो उसका बिहेवियर इन इंडिविजुअली काम करते समय और इन ग्रुप में जब वो ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे लोगों के साथ काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है ग्रुप में या इंडिविजुअली, उसका बिहेवियर कैसा हो। और इसके बिहेवियर में कई चीज़ें होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन पे इफ़ेक्ट करती हैं। इसीलिए इस पॉइंट पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है तो उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का भी पार्ट होता है, क्योंकि कई तरीके के, कई विचारों के, कई थिंकिंग के लोग एक साथ मिलकर वहाँ पर काम करते होते हैं। हर एक की स्किल, स्पेशलिटी, हर एक का नॉलेज, हर एक का वर्क और उसकी काम करने का तरीका ये अलग होता है। कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप बात कर रहे हो तो वेरियस टाइप के लोग मौजूद होते हैं, तो उनका बिहेवियर कैसा हो या उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करने वाला ये सब्जेक्ट है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं। जिसके अकॉर्डिंग उनको अंडरस्टैंड करना, उनकी बिहेवियर को, और भविष्य में अगर उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस, अच्छे बदलाव ला सके तो वो मैनेजमेंट लाने की पूरी कोशिश करता है। और उनके बिहेवियर का मैनेजमेंट करना, साथ ही साथ इन चीज़ों पे जो फैकल्टी ध्यान देती है वो होती है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ओके, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कुछ डिपार्टमेंट्स है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेलिंग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन वगैरह, सेलिंग और परचेसिंग डिपार्टमेंट है, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है। तो इन डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ मेन लोगों को हायर किया जाता है इन डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए। उनके अंडर भी कई सारे स्किलफुल पर्सन होते हैं जो कि उनके अंडर वो मेन लोगों के अंदर काम करते हैं, जैसे कि मैनेजर के अंडर सबऑर्डिनेट्स वगैरह उनके काम करते हैं और उनके अंदर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके नीचे। तो ये एक चेन है बहुत बड़ी। तो डायरेक्टली बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डायरेक्टली संपर्क एक एम्प्लॉय को डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के मेन के साथ करना है तो उसे इन सबऑर्डिनेट के थ्रू जाना पड़ता है। मतलब अगर उसे कंपनी के रिलेटेड या कंपनी से कोई उसे प्रॉब्लम है या कोई उसको सेटिस्फैक्ट्री वर्क नहीं मिल रहा है या सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है उसके काम से, तो वो अपने सबऑर्डिनेट को बताएगा, वो सबऑर्डिनेट उसके सबऑर्डिनेट को बताएगा और देन ऐसे ये चेन चलती जाएगी। और ऐसे करते करते ये प्रॉब्लम मेन लोग जो भी है कंपनी के CEO वगैरह, मैनेजर, मेन कंपनी का मैनेजर, उनके पास जाएगी। तो कंपनी में कई बिहेवियर के लोग रहते हैं जिनका बिहेवियर कोई सेटिस्फैक्शन शो करता है, किसी का काम किसी का नहीं। तो इस टाइप के मतलब अनकंफर्टेबल या ये कह लीजिए कि कई विचारों के लोग जब एक साथ आ जाते हैं तो कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में एक ह्यूमन की बिहेवियर को स्टडी करनी पड़ती है और ज़रूरी होता है ये, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अफेक्ट करता है। अगर उसका एक भी एम्प्लॉय नाखुश हो तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अच्छी बात नहीं होती। अगर कोई भी आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हो तो
उसकी जो भी प्रॉपर वर्किंग शुरू होती है बिकॉज ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फैक्ट्री। उनके एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के साथ अपना वर्क करते हैं, मोटिवेशन हो या कई चीज़ें हों, उनको बोनस भी मिलता है, कंपनी उनका ध्यान रखती है, वो कंपनी का ध्यान रखते हैं। कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए छोटा एम्प्लॉय से बड़ा मैनेजर भी बहुत वर्क करता है, तभी जाके एक कंपनी सफल होती है। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एक एग्जाम्पल। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे इम्पॉर्टेंट है उसके, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का हमने यूज़ किया तो ये किस हद तक हमें हेल्प करता है कि हमारी कंपनी में हम कौन सी चीज़ों को हैंडल या हैंड ओवर कर पाते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर को कैसे मैनेज कर पाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। ओके, while working in an organization it is very important to understand others behavior as well as make others understand ours। मतलब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हो तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप दूसरे के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करें और खुद के बिहेवियर को भी दूसरों को अंडरस्टैंड करने का मौका दें। ठीक है, in order to maintain a healthy working environment we need to adapt to the environment and understand the goal we need to achieve। हमें एक हेल्दी और वर्किंग एनवायरनमेंट अगर हमारी कंपनी का या हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बनाना है तो हमें उसके गोल्स को अंडरस्टैंड करने की और उसके प्रति हमारा प्रेडिक्शन या कह लीजिए हमारी मेहनत करने की, उसके प्रति हमारी मेहनत और हमारा एक एडेप्शन देने की पूरी हमने कोशिश करनी चाहिए। उसके प्रति हमारा 100% देने की हमने कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, किसके प्रति, गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, दिस कैन बी डन ईजी इफ़ वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ OB। ये कब इम्पॉर्टेंट होगा या कब हम ईजी जाएगा हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, जब हम उसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे, किसके, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। तो पहला इम्पोर्टेंस है इट हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एम्प्लॉयज़ शेयर विथ ईच अदर एज वेल एज विथ देयर हायर एंड लोअर सबॉर्डिनेट। ये हेल्प करता है हमारी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड बिटवीन एम्प्लॉयज़ टू हायर, जो भी सबॉर्डिनेट है या हायर जो भी लोग हैं उनका रिलेशन एम्प्लॉय के साथ कैसा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने को ये मदद करता है। कौन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सेकेंड पॉइंट है द प्रेडिक्शन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन। मतलब अब भविष्य में अगर हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ जिनके पॉजिटिव पॉइंट होते हैं उनके निगेटिव भी पॉइंट होते हैं कुछ, तो ये निगेटिव पॉइंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हार्म ना करे, इसीलिए भविष्य में उनको चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए ये पॉइंट है। ठीक है, द प्रेडिक्शन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन। थर्ड वाला पॉइंट है इट बैलेंस द cordial relationship in an enterprise by maintaining effective communication। जो भी रिलेशनशिप है एंटरप्राइज के अंदर उनको मेंटेन करके रखने के लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प करता है। अगर आप किसी के साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन करते हैं, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन उनके एम्प्लॉयज़ के साथ इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन कर रही है, उनके साथ मिलकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हर एक एम्प्लॉय को एक एज अ नॉट अ एम्प्लॉय बट उनकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा मानती है, इक्वली समझती है हर एक एम्प्लॉय को। तो ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो तो। ठीक है, इट हेल्प्स टू मैनेजर टू एनकरेज देयर सबॉर्डिनेट्स। मैनेजर को ये हेल्प करती है कि उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको इनकरेज करने के लिए। ठीक है, एनी चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मेड ईजियर। अगर आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो आपकी एम्प्लॉय के साथ या आपके सब
ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो भी वर्क कर रहे हैं उन पीपल के साथ, तो डिसीजन लेने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये इजी जाएगा आपको डिसीजन लेने में, क्योंकि उनको पता होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी डिसीजन लेगी हमारे अच्छे के लिए लेगी, तो वो भी उसमें बाधा नहीं बनेंगे। It helps in predicting human behavior and their application to achieve organizational goal। मैंने पहले ही पॉइंट में कहा था, दूसरे पॉइंट में, कि वो ह्यूमन बिहेवियर को भविष्य में सुधारने के लिए और उनके अंदर जो स्किल्स है उनको बाहर लाने के लिए हेल्प करता है। जो कि ये स्किल और ये सारी चीज़ें क्यों हम एक एम्प्लॉय के अंदर से बाहर लानी चाहते हैं, क्योंकि हमें हमारे जो कंपनी का गोल है वो इफ़ेक्टिव तरीके से हासिल करना है या अचीव करना है। इसीलिए इट हेल्प्स इन मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन मोर इफ़ेक्टिव। इसकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक इफ़ेक्टिव तरीके से, हर बार इफ़ेक्टिव तरीके से काम करते जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी। इसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर होने के लिए बहुत मदद होती है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है।